अभी हम मौसम की सूरत हाल और कराची से शुरू करते हैं। हाँ, कराची में बारिश का वाकई कोई इम्कान नहीं है। हम जानेंगे। उनीबा ज़मीर शाह हमारे साथ मौजूद है, हमारी साथी हैं, मौसम के मामलात पे बहुत गहरी और नज़र साथ ही मीटरोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर जैगम भी हमारे साथ हैं। दोनों हमारे साथ लाइव हैं। अंजुम साहब के पास चलें पहले, फिर चलें अंजुम साहब के पास। अंजुम साहब बताइएगा, पंजाब में तो हमने बता दिया कि 27 से लेकर 31 तक झक्कड़ चल सकते हैं, आंधी बारिश होगी। सिंध में शदीद गर्मी पड़ रही है, उधर मुंबई में बहुत बारिश हुई है। कराची और सिंध के दीगर साहिली इलाकों में बारिश का कोई इम्कान सर? जी बहुत शुक्रिया। जैसे मुंबई का आपने बताया, मुंबई में तकरीबन 75 ईयर्स का जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ रेनफॉल के हिसाब से, और इस बात की तवक्को है कि मॉनसून जो है वो मुंबई में अर्ली ऑनसेट हो जाएगा। और जिस तरह के जो हमारे रीजनल क्लाइमेट आउटलुक फोरम्स हैं, फोकरा और सेस्कॉफ, उसने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि इस साल जो सब कॉन्टिनेंट में मॉनसून जो है वो मामूल से ज़्यादा होगा, जिसके हमें असरात नज़र आने शुरू हो गए हैं। और एक्सपेक्टेड यही है कि आने वाले दिनों में जब ये मॉनसून हम तक इम्पैक्ट देगा तो हम पाकिस्तान में भी इसके जो बिहेवियर हैं वो बड़े ड्रास्टिक हो सकते हैं। जहाँ तक बात गर्मी की है और साहिली इलाकों यहाँ बशमूल सिंध कराची बारिश है, तो कराची में फिलवक्त बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। और वैसे भी कराची का जो मई का एवरेज है वो जस्ट 0.2 मिलीमीटर रेनफॉल है। और अगर हम बात करें तो कराची में मई के महीने में मैक्सिमम रेनफॉल जो है वो 5 मिलीमीटर हुई थी, जो कि 1997 में हुई थी। अब बात करते हैं गर्मी मतलब की। उस एवर सिंस देन आपके कहने का मतलब है कि मई में बारिश कराची में होती ही नहीं है, ट्रेडिशनली नहीं होती। वैसे हमारा इतना फासला, मतलब हमें लगता है कि मुंबई और कराची जरा करीब करीब हैं, तो इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों है दोनों शहरों के मौसम में? देखें जी, दोनों की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। स्ट्रेट विंड्स, जो अब साउथ वेस्टर्ली विंड जिसको हम मॉनसून विंड्स कहते हैं, वो मुंबई को स्ट्रेट देती हैं, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट उसका इम्पैक्ट होता है। ये आप जिसको वेस्टर्न घाट कहते हैं इंडिया का, इसके ऊपर। और फिर इसके बाद ये है कि थोड़ा सा पीछे जो है वो लैंड के ऊपर कुछ माउंटेन्स हैं, जिसकी वजह से वहां पर कन्वर्जेंस होती है और उसकी वजह से कंटिन्यू बारिश होती है। अब आप ये देखें कि आने वाले दिनों में मुंबई से नीचे गोवा वाला जो एरिया है, यहाँ पर कंटिन्यू डेली बेसिस पर बारिश होगी ड्यूरिंग मॉनसून, जबकि कराची में इस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं है। हाँ, अगर पिपरी के पास, गुलशन हदीद के पास अगर कराची में 5000 फीट के कुछ पहाड़ होते तो कराची का भी वेदर जो है मुंबई की तरह होता या गोवा की तरह होता, डेली बारिश होती, क्योंकि आपको एक वहां पर बैरियर मिल जाता, जिसकी वजह से जो सी ब्रीज है, जो समुद्री हवाएं मॉइस्चर लेके जाती हैं, वो कन्वर्ज हो जाती हैं और आपका कराची में डेली बेसिस पे बारिश होती। Although this is climatology और this is the geographical location, so कराची में तो मई में ऑफ कोर्स बारिश नहीं होती, गर्मी रहती है। यहाँ पर मैं ये आपको बात बताता चलूँ कि कल कराची में टेम्परेचर 39 के करीब करीब रिकॉर्ड हुआ। ताहम आज जो है वो 1 से 2 डिग्री की सब्सिडेंस होगी, तकरीबन 36 से 38 के बिटवीन टेम्परेचर रहने के इम्कान है। समुद्री हवाएं कल भी थी, आज भी रहेंगी, लेकिन नमी का तनासुब ज्यादा होने की वजह से, जो कि एवरेज 50% है, यानी कि अगर आप दोपहर की बात करते हैं कि 1:30, 2, 3 बजे जिस टाइम नमी सबसे कम होती है 24 आवर में, उस टाइम पे भी इसका जो तनासुब है वो 50% से ज्यादा है। अच्छा, ये अंजुम साहब हम आपसे ये भी पूछेंगे कि ये कब तक ये सिलसिला जो है चलेगा, लेकिन उनीबा जो है वो काफ़ी देर से और नज़र आ रहा है कि वो गर्मी में खड़ी हैं, ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं। उनीबा, ज़रा अपने इर्द गिर्द का हाल बताएं, मतलब अभी भी आप रोडों पे रश देख रही हैं, कंसिडरिंग कि कोई बहुत ही अखीर किस्म की गर्मी हुई है, एंड एग्जैक्टली वेयर आर यू राइट नाउ? जी हाँ, रोडों पे तो आपको पता है कि ज़िंदगी है, चलती रहती है। अभी जैसे मौसमाती तब्दीली हम देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, शदीद गर्मियाँ पड़ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ लोग इसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं ना, और ज़िंदगी रुकती नहीं है, चलती रहती है। लेकिन स्कूलों की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि बच्चे हमें नज़र नहीं आते। दिन के वक्त में थोड़ा सा रश कम हो जाता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी का वक्त होता है, बट सुबह के वक्त में मामूल के मुताबिक सड़कों पे हमें ट्रैफिक नज़र आता है, क्योंकि दफातर लोगों को जाना होता है। लेकिन गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि हवा भी चलती है तो वो गर्मी की शिद्दत कम नहीं होती, क्योंकि जैसे अंजुम साहब ने बताया कि हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा है, तो दर्जा हरारत को महसूस करने की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गो कि दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। सुबह
के भी, रात के भी और दिन के भी। लेकिन क्योंकि हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा है तो दर्जा हरारत को जो महसूस करने की शिद्दत है वो 44-48 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाती है। और ख़ासकर जो शहर के साहिली इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत महसूस की जाती है, क्योंकि बराह रास्त वो समंदर के करीबी इलाकों में रहते हैं, वहाँ पे हवा में नमी का तनासुब भी दीगर इलाकों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा सड़कों पे कहीं कोई कैंप्स बने हुए नजर आते हैं, आपको सुकून नहीं मिलता, कहीं कोई कैंप्स बने हुए नजर आते हैं, लोग मोहतात नजर आते हैं। हमारा एक ये भी तो मसला है ना कि मौसम की सख्ती को हम बड़ा कैजुअली लेते हैं, ना हमने छतरी लेनी होती है, ना हम अपना सर ढांपते हैं। लोग एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए आपको नजर आ रहे हैं इर्द गिर्द? मलबूसात की बात करें तो मलबूसात गर्मियों में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, थोड़े से हल्के रंग के लोग मलबूसात पहनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियाती तदबीर हमें नज़र नहीं आती। लेकिन हाँ, जो हीट वेव कैंप्स हैं जो ज़्यादातर हमें ओल्ड एरियाज़ में कहीं कहीं नज़र आते हैं, वहाँ पर बाइक राइडर्स हमें रुके हुए नज़र आते हैं, जो वहाँ पर पानी पीते हुए या मशरूबात पीते हुए नज़र आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर वो कल्चर नहीं है, अम्ब्रेला और कैप्स वाला इतना कल्चर वो अभी हमें नज़र नहीं आता लोगों का कि वो थोड़ी सी एहतियात करें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, दरख्तों की बहुत ज़्यादा कमी है, छाँव ढूंढने से नहीं मिलती, तो ऐसे में ये होगा ज़रूरी है कि आप घर से जब निकलें तो पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर रखें, अम्ब्रेला साथ रखें, टोपी का आप इस्तेमाल करें, ग्लासेस का इस्तेमाल करें, खुद को और बेसिकली निकलने से पहले ही सब कुछ जो कर रहे हो बहुत ज़्यादा शदीद धूप होती है। राइट उनीबा, और साथ साथ हम ये भी कह दें थ्रू आउट द डे अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। ये नहीं कि एकदम याद आया तो 4 गिलास पानी पी लिया, That's not going to help. You have to pace it out throughout the day as well. वापस अंजुम नज़ीर साहब आप पे आए, क्योंकि ये ज़रा बता दें कि सिलसिला जो सारा आपने एक्सप्लेन किया है ये कब तक चलेगा? रिलीफ जो है कराची में कब आएगी? देखें जी, मई का महीना तो वैसे ही गर्म होता है और खुश्क भी होता है, जैसे मैंने बता दिया। अब इसमें ये है कि जैसे जैसे हम जून की तरफ जाएंगे, मिड ऑफ जून या 10 जून के बाद जो है वो थोड़ा सा क्लाउड कवर हमें ज्यादा नजर आना शुरू हो जाएगा। ऑल्दो के आजकल भी सी क्लाउड्स होते हैं, लेकिन वो अर्ली आवर्स में होते हैं, जैसे जैसे सूरज निकलता है तो वो डिसिपेट होना शुरू हो जाते हैं। ताहम जून के मिड तक या 10 तारीख के बाद से हमें थोड़ा सा क्लाउड कवर नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कल शाम में क्या हो रहा था अचानक 4 PM एंड ऑनवर्ड्स एकदम से ऐसा लग रहा था गर्दालूद सा हो गया है मौसम, या अब्र आलूद हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि अपर कंट्री में जो है वो बड़े पैमाने पर डस्ट स्टॉर्म्स वगैरह, आंधी वगैरह चली। तो कल जो हमारी अपर एटमॉस्फेयर की विंड थी वो ऑलमोस्ट नदरली कंपोनेंट था उसके अंदर, जिसकी वजह से आपने कराची में भी कल टेम्परेचर में राइज देखा। जब वो नदरली कंपोनेंट या नॉर्थ वेस्टर्ली कंपोनेंट बलूचिस्तान के ऊपर से आया तो वो अपने साथ मिट्टी लेकर आया अपर एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट तकरीबन सिंध भर में हमें जो है वो स्काइज में जो है वो हेजीनेस, यहाँ डस्ट नजर आ रही थी। अच्छा, पंजाब पे आ जाए अंजुम साहब, अभी लाहौर में आपको पता है अचानक ही वो इस्लामाबाद में भी दिन में रात हो गई थी, हो ही जाती है वहां तो नॉर्मल है इस तरह की बारिशें होना। लाहौर में भी शदीद बारिश हुई जिसमें एक हवाई जहाज भी आंधी में फंस गया था हवा के बगोले में से। अब जो बारिशों की पेशगोई है, ये कितनी बारिश होगी? बिल्कुल ईद से पहले के भी दिन हैं तो लोगों ने जानवर वगैरह भी खरीदे होते हैं, उस हिसाब से तैयारी कर लें। जी देखें, जो प्रीवियस इवेंट होके हटा उसकी रीजन जो है वो अनस्टेबिलिटी थी एटमॉस्फेयर की, बहुत एक्सेसिव हीट जो है ऑलमोस्ट पूरे पंजाब में। इवन के मैं ये कहूँगा कि ठीक है सिंध के कुछ अजला का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, बट जो प्रीवियस हीट वेव का जो इम्पैक्ट गुजरा है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पंजाब केपी जीबी वाली साइड पे था। ऑल्दो हम ये समझते हैं कि जीबी में टेम्परेचर जो ठीक है 30 हो गया, बट देखें तो वो 30-35 भी जो है वो एवरेज से ज्यादा होता है। वो वहां के इसको आप माउंटेनस हीट वेव कह लें। तो जब वो पूरा खित्ता शदीद गर्म हुआ तो उसके बाद जब वेस्टर्न सिस्टम जो कि मई में ऑलमोस्ट इतने ज्यादा डोमिनेंट नहीं होते, जब उसने इम्पैक्ट दिया तो जब कंट्रास्ट ऑफ द एयर बना उसकी वजह से जो है वो शदीद आंधी और हेल स्टॉर्म और गरज चमक हुई। अब इसमें नुकसानात भी बहुत हुए, हमने सोलर पैनल को खराब होते देखा, दीवारें गिरी। बात यह है कि हमें पता है कि हमारा ये जो खित्ता है ये इस किस्म की जो कुदरती आफात कहेंगे, ये इसका पौर यानी कि यहाँ ये नॉर्मल चीजें होती हैं। तो जब हम इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं तो हमें उसकी मजबूती को देखना चाहिए, ना कि हम 2 रुपए बचाएं।
जितना मजबूत हम इंफ्रास्ट्रक्चर रखेंगे उसका जो है उतना इम्पैक्ट अच्छा अंजुम साहब, होगा। बात ये है कि हम हैं इस किस्म के लोग के जब हमारे इस किस्म की चीजें होती हैं तो फिर हम जाके ज्यादा बेहतर सीखते हैं। अब डेफिनेटली लोगों को ये मैसेज मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया अंजुम नजीर साहब और मुनीबा। लोगों को ये मैसेज अब्दुल्ला अब मिल गया होगा कि जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर एक्स्ट्रा, ये सोलर पैनल वगैरह व्हाटएवर यू गाइस आर डूइंग, यू हैव टू मेक श्योर कि वो मतलब पक्का काम हो। ये ना हो कि जी पैसे भी बचाए या फिर चले इसकी इतनी जरूरत नहीं है। और ज्यादातर की सोलर पैनल्स लगने की वजह से सोलर पैनल्स उड़ने की वजह से हुई है। DGPDMA पंजाब ने इस सिलसिले में बाकायदा एक पूरा SOP जारी किया है कि किस तरह से अब इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। आप सोचिए जब इतने बड़े बड़े तनावर दरख्त उखड़ रहे हैं जमीन से, तो फिर सोलर पैनल्स भी उखड़ेंगे ही, उखड़ते ही हैं। सो या बिल्कुल ऐसा ही है कि मतलब ये वो चीजें हैं, लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे एंड मूव ऑन, कि ये वो चीज़ें हैं जिनमें आप पैसे शैसे ना बचाएं। अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि यू आर एडवांसिंग टू सोलर टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट, तो फिर आप प्रॉपर उस पर पैसा लगाएं। और पता है क्या, आप पैसे भी खर्च कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात आपको नॉलेज नहीं होती कि वो जो अब ये इस चीज़ से नॉलेज होता है ना, वो बस अपना काम ऐसे ही से करके चला जाता है। सो मेक श्योर कि आप जो भी आप होता पता है क्या है, वो जो फ्रेम्स होते हैं सोलर पैनल के, उसमें अगर 4 सुराख है ना तो 2 में ड्रिल किया हुआ है। सही है, काम बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए। ये एक्चुअली एसी के जो फ्रेम्स होते हैं ना, आउटर के फ्रेम्स, हाँ, वो भी उनमें भी इस तरह अगर वो 4 है ना तो वो चारों नहीं इस्तेमाल किए होते। वो टाइम बचा रहे हैं, सामान बचा रहे हैं, वक्त बचा रहे हैं, मजदूरी बचा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या बस लापरवाही कर रहे हैं, किसी मकसद से बने हैं ना वो सुराख। अच्छा, वी हैव अनदर गेस्ट वेटिंग फॉर अस और एनवायरमेंटलिस्ट हैं मरियम शबीर हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला है मरियम साहिबा। अच्छा, हम अब मौसम क्या चल रहा है एंड ऑल दैट, उससे ज़रा आगे जाके एक बात करना चाहते हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल किस तरह बदलें। वी हैव टू रियली नॉट जस्ट मतलब एज अ नेशन, लेकिन इंडिविजुअली अगर हम बदलना स्टार्ट होंगे तो हमारी कुछ प्रैक्टिसेस जो हैं, ये नया जो एनवायरनमेंट का मौसम का हाल हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, तो अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, अपने रीजन में देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं। हमें ज़रा अडेप्ट करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल ऑल्टर करना पड़ेगा। हाउ एंड वेयर डू वी स्टार्ट मरियम? जी, बहुत ही ज़बरदस्त बात की है हुमा आपने। बेसिकली जितने बिजनेसेस और मार्केट्स जो काम करती हैं वो कंज्यूमर्स पे काम करती हैं, और हम कंज्यूमर हैं। चाहे वो मिसाल के तौर पे हर सीज़न जो कपड़े आते हैं हम लेना शुरू करें तो आप देखें कि लैंडफिल में इतने ज़्यादा कपड़ा एट द एंड ऑफ द डे जो है वो जाता है। पूरी दुनिया का, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है ऑफ कोर्स। इसी तरह लाइफस्टाइल में आपके आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, जो हम आए दिन जो है, जैसे नया फ़ोन आ जाता है तो खरीद लेते हैं, पुराने को हम डंप कर देते हैं, बैटरीज। इसी तरह कार्स जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ये करते हैं, बाइक्स जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी यही करते हैं। तो जो ओवरऑल हमारा लाइफस्टाइल होता है कंजम्पशन की बेस पर, वो जो हम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं वो उसमें एमिशंस इन्वॉल्व होती हैं जब उसको खरीदा जाता है। इसी तरह हमारी मैं किसी जेंडर को टारगेट नहीं करना चाहती, पर अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन दैट अमंग वुमेन द मोस्ट, कि बहुत ज्यादा खवातीन ब्रांड कॉन्शियस होती हैं, और एक खास तबके से ताल्लुक रखने वाली खवातीन जो है बहुत ही ब्रांडेड चीजों को प्रेफर करती हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं। तो इंटरनेशनल ब्रांड्स जो है वो एक मुल्क में पैदा होते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट दूसरे मुल्क में किया जाता है, तो उसमें भी एमिशंस इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑफ कोर्स एज अ कंज्यूमर हमें बहुत ही रिस्पॉन्सिबल किस्म का बिहेवियर रखना चाहिए हर चीज को, चाहे वो घर की है, चाहे वो पहनने की है, चाहे वो सफर करते हुए है, उसको अगर हम मद्देनजर रखें, उसको हम कम करें रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर के तौर पर, तो बहुत सारी एमिशंस को आपने ऐसा एक पहलू हमारे सामने रखा है जिसमें बहुत सारे लोगों ने और हम समेत पहले गौर नहीं किया था कि कंज्यूमरिज्म जो है ये किस तरह से हमारे प्लैनेट को अफेक्ट कर रहा है, और हमारा जो फुटप्रिंट है वो हर चीज़ में ही, मतलब जो हम नए कपड़े खरीदते हैं, जो पुराने हैं, जो नए हैं, इन्होंने कहीं जाना है, कहीं ख़त्म होना है, मतलब राख तो नहीं बन जाना रातों रात। सो ये बड़ा अहम पहलू है, लेकिन जाहिर है इसके लिए आगाही दी जा सकती है। आपको लगता है कि इस तरह की आगाही है लोगों में, या हुकूमती सतह पे कुछ इक़दामात होने चाहिए कि लोगों में शऊर उजागर किया जाए, पर्टिकुलरली हमारे जैसे मुल्क में जो इतना ज़्यादा मुतासर है क्लाइमेट चेंज से, कि हमें सबको कंट्रीब्यूट करना होगा तो हम बचा सकते हैं। और वो टाइम भी निकल गया है मरियम कि जिसमें हम कहें कि हाय हमारे साथ क्या हो रहा है। अब हमें ये तो पता है कि हो क्या रहा है, करना क्या है इसके बारे में अभी तक कंफ्यूज्ड है। जी हुमार अब्दुल्ला, आप लोगों ने ये जो बात की है, मेरा ख्याल है कि जो हालात हमारे क्लाइमेट चेंज के जा रहे हैं, जिस तरह से अब्रप्ट क्लाइमेट चेंज में आ रहा है, और हमने देखा भी रिसेंटली पाकिस्तान में जो डिफरेंट फिनोमेनास हुए, मेरा ख्याल है कि हमें अब अवेयरनेस से निकल के
अगला स्टेप करने का है, क्योंकि आपको कई साल, आपको डेकेड्स लग जाएंगे आपको क्लाइमेट चेंज को थोड़ा रिवर्स करने में, नॉर्मलाइज करने में। तो मेरा ख्याल है कि टू बिगिन विद हमें तो बहुत सारे कंट्रीज को एमिशंस बहुत लेवल पे बिल्कुल स्टॉप करने की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड रिन्यूएबल्स की तरफ मूव करने की जरूरत है। और इसके अलावा आप देखें कि गवर्नमेंट्स को जो है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम करने की जरूरत है। आप देखें कि जो खासतौर पर शहर हैं उनमें अर्बन हीट का एक इम्पैक्ट होता है, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट होती है, आपकी बिल्डिंग्स इस तरह से बनाई जाती हैं, आपके दरख्त बहुत कम है। बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जो आपके तरक्की याफ्ता ममालिक को करने की जरूरत है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो आपकी एग्रीवेट होती हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो बुरी गवर्नेंस की वजह से हमारे पाकिस्तान में होती हैं, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स का उस तरफ ना ही तवज्जो होती है और ना वो उस तरफ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं अपनी एनर्जीज को। तो मेरा ख्याल है कि उस पर ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है कि किस तरह से ज्यादा दरख्त लगा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है घरों को किस तरह से बना सकते हैं कि वो ज्यादा देर ठंडे रहें, और एनर्जी मिक्स जो है वो रिन्यूएबल की तरफ हम मूव करें बजाय फॉसिल फ्यूल के। तो बहुत सारे बड़े इकदाम से लेके छोटे इकदाम तक करेंगे तो कोई इंप्रूवमेंट आएगी, अदरवाइज ये सिचुएशन वर्स से वर्स होती जाएगी, खुदा ना खास्ता। मरियम शबीर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने बातें की हैं कि और हमें एज अ प्रायोरिटी, मतलब हुकूमती पॉलिसीज की अगर बात की जाए तो एज अ प्रायोरिटी एनवायरनमेंट को बीच में रखना पड़ेगा, वरना हम एनवायरनमेंट को और उसकी चेंजेस को इग्नोर करेंगे, वो हमारे मुंह पे आके चीज़ पड़ेगी, जो कि हम देख रहे हैं होते हुए। सो वी नीड टू लुक एट सम अदर कंट्रीज मे बी विद इन द रीजन एज वेल एंड सी कि उन्होंने क्या प्रैक्टिसेस जो हैं वो अपनाई हैं, कोई सक्सेसफुल मॉडल्स देखने की बात है। अपनाई नहीं है, हमने अपनी पुरानी प्रैक्टिसेस छोड़, चलो वही उस पे वापस आ जाए। फिर ये सारी चीजें हमारे सामने ही, हम हर वक्त घरों को ठंडा रखने के लिए एसी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है गर्मी भी बढ़ी है, लेकिन पहले के घरों में अभी भी आज चले जाएं तो हर वक्त आपको एसी की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज उनकी कंस्ट्रक्शन ऐसी थी, एक तो ऊंची छतें होती थी, गर्म हवा ने रोशनदान होते थे, सो गर्म हवा ने हमेशा ऊपर उठना है और नीचे से ठंडी हवा ने आना है। फिर हम घर बनाते हैं तो हम डायरेक्शंस को मद्देनजर नहीं रखते कि कहाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ से हमने ओपनिंग्स देनी है। अगर आप रोशनदान नहीं रख रहे तो अपनी खिड़कियों के साइज इस तरह रखें और छतों को थोड़ा सा ऊंचा रखें, और वो जो फॉल्स सीलिंग आपने लगा के छतें नीचे की होती है ना, वो एक तो बदसूरत भी लगती हैं और आपकी छतें भी नीचे। थोड़ा सा मैं कहूँ पूरी दुनिया में रूफ गार्डन्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, मतलब वो लिटरली आपके घर को ठंडा भी रखते हैं, ग्रीन कवर भी होता है। हम क्यों नहीं अभी तक वहाँ जा, हमने देखे हैं वैसे 2-4 इधर भी, हमने कराची में भी देखे हैं, बट वी रियली नीड टू डू दिस मोर बिकॉज दैट इज ऑल्सो, इट ऑल्सो हेल्प्स। तो ये वो कंट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे थे ना, और ये वो चीज़ बराए मेहरबानी हमारे यहाँ ना ये लैंडस्केपर्स जो है ना, इनको दरख्तों से भी कोई एलर्जी है, बिकॉज उन्होंने ब्यूटिफिकेशन वाले प्लांट्स और वो जो वाटर सकिंग ग्रास है सिर्फ वो लगानी है, जो नीम का दरख्त है, जो हमारे नेटिव जो पीपल का दरख्त है, ये नहीं लगाते। आप अपने बाकी फैंसी पौधे लगा लें, एक इस तरह का दरख्त तो लगाएं। हमें घर का आंगन एक दरख्त होता था, मतलब वो सारी बड़ी रोमांटिक चीज़ें और इतनी अच्छी चीज़ें होती थी। और ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले ये जो हाउसिंग डेवलपमेंट्स और ये इस किस्म की हो रही होती हैं, रोज़ नई एक आई होती है, कोई ऐड की जी आप प्लॉट लें और घर बनाएं, पहले तो जाके देखें वो अपना ग्रीन कवर क्या कर रहे हैं। मतलब लिटरली इस किस्म के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने से पहले आपको वहाँ दरख्त लगा देने चाहिए। आप क्यों कोई जाके करोड़ों की ज़मीन लेगा और घर बनाएगा एक बैरन बिल्कुल जगह पे जहाँ कोई दरख्त नहीं है, कोई ग्रीनरी नहीं है, और एक्सपेक्टेशन आपसे है कि जब आप अपने घर शहर सारे बन जाएंगे तो फिर दरख्त उगाएंगे। नो, देयर आर कम्युनिटीज इन कराची जिन्होंने किया हुआ है, जहाँ पहले दरख्त हैं, घर बाद में कभी बनेंगे तो बनेंगे।